हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं सी गुरु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेशन में। होप सो आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। चलिए आ जाइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो है राइट क्वेश्चन आंसर सेशन है जो आज हम कवर करने वाले हैं राइट। बट ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए यस, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये देखिए आ गया। आज का अपना सेशन जो है वाइड एग्रीमेंट राइट। यस, एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड जो है वो आज अपन कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैगरिंग एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस राइट। यस, तो यस इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है डिस्टिंग्विश्ड। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन एज अ डिस्टिंग्विश है, डिफरेंस पूछने की बात है राइट, तो आपका फॉर्मेट जो है वो ऐसा होना चाहिए। नंबर 1 इज सीरियल नंबर, पहला जो है वो क्या होना चाहिए, सीरियल नंबर। एंड नंबर 2 इज बेसिस, नंबर 2 इज बेसिस ऑफ डिफरेंस। ये 2 पॉइंट जरूर होने चाहिए। सी कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ डायरेक्टली ऐसा ये कॉन्सेप्ट लगते हैं, पहला वेगरिंग एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, इसके आप पैराग्राफ लिख लोगे, ये आपने पैराग्राफ लिख लिया, इसके बाद आप लिखते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो इसमें आप क्या करते हो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस तरीके से लिख दिया। फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ये वो लोग लिखते हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, एक वेगरिंग एग्रीमेंट एंड एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू राइट। तो फिर ये आप अपने हिसाब से नंबर 1 लिखते हो। फिर जरूरी नहीं कि नंबर 1 सेम बेसिस ऑफ डिफरेंस हो, नंबर 1 कुछ भी आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है, उस केस में जो है यहाँ पे मार्क्स कटने की संभावनाएं बढ़ जाती है दोस्तों। तो लिखने का तरीका प्रॉपर क्या होता है कि जब हम बात करते हैं डिफरेंस लिखने की राइट, तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों को डिफरेंशिएट करना है। क्लियर नॉट ये, इसलिए हमेशा बेसिस ऑफ डिफरेंस जो है वो आपने हमेशा लिखना चाहिए। एग्जामिनर को समझ में आए कि आप मीनिंग को लेके आप दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हो, कंसिडरेशन को लेके दोनों को डिफरेंस कर रहे हो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट को लेके दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हो राइट। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस जो है वो आप दिमाग में रखना चाहिए और उसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कीजिए राइट। तो इससे एक बेनिफिट और हो जाएगा कि अगर हम बेसिस ऑफ डिफरेंस हमने याद किया हुआ है तो ये पॉइंट हम अपने आप जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। यस, चलिए आ जाइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वेगरिंग एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। 2 मार्क्स के लिए मई 2018 में आया था दोस्तों। ये बोल रहे वेगरिंग एग्रीमेंट क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, वेगरिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे ए ने बी को बोला कि अगर आज बारिश हुई राइट तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो तुम मुझे 500 रुपए देना। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वेगरिंग एग्रीमेंट। यस और नो, इट इज अ प्रॉमिस टू पे, it is a promise to pay money or money's worth on the happening or non happening of an uncertain event. very very important। देखो कितनी बढ़िया इसने मीनिंग बताई है वेगरिंग एग्रीमेंट की। मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, पे करूंगा क्या, पैसा या पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज, ऑन द हैपनिंग किसी भी चीज के घटित होने पे, और नॉन हैपनिंग मतलब ना घटित होने पे। कौन सा इवेंट, अनसर्टेन इवेंट। तो जो बारिश होने वाली क्या वो सर्टेन है, नहीं, वो अनसर्टेन है। अब वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दूसरी चीज है। अगर हो गई तो प्रॉमिस टू पे, नहीं हुई नॉट प्रॉमिस टू पे। आई होप मतलब प्रॉमिस टू पे इफ हैपनिंग और इफ नॉट हैपनिंग, मतलब अ पर्सन हैज टू टेक अ साइड राइट ऑफ a certain event of happening, either happening or non happening. You have to take one side only, either happening or non happening of that uncertain event, and on that basis you are promising to pay money or money is worth to another party. That is what called as wagering agreement. Contract of insurance क्या बोलता है, यह भी बोलता है कि भैया अगर तुम्हारी डेथ हो गई, मेरी बात ध्यान समझना, अब डेथ हो गई मतलब क्या हो गया, डेथ हुआ तो डेथ होगा तभी मैं दूंगा, डेथ नहीं हुआ तो मैं नहीं दूंगा। बट अनसर्टेन नहीं है, डेथ होगा, कब होगा ये अनसर्टेन है।
यस सुनो, तो यहाँ पे क्या है, डेथ हुआ तो मैं पेमेंट करूंगा, तो मैं पेमेंट कब करूंगा, जब डेथ होएगा। तो एक चीज तो सर्टेन है कि तुम्हारा मरना तय है जब आप मरोगे। अब जब भी आप मरोगे तो उसमें से जो भी लॉस होएगा वो मैं आपको पे करूं। तो इट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द लॉस। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस, एग्रीमेंट के केस में क्या है, वैगरिंग एग्रीमेंट के केस में क्या है, दो पार्टी है, उसमें से ये नहीं पता कि लॉस किसको होएगा और जीतेगा कौन, राइट। बट इंश्योरेंस के केस में पता है कि ये मरने वाला यही है, कब मरेगा वो नहीं पता है, पक्की बात। बट जब भी ये मरेगा तो लॉस भी इसी को होगा, ये भी मेरे को पता है, तो पेमेंट मुझे ही करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफाई द लॉस। Consideration क्या बोलते हैं, there is no consideration between the two parties, there is just gambling of money, right? Yes, so there is no consideration as such, that's why it is called as what, widening agreement, no agreement, no क्या बोलेंगे अपन, no consideration, no agreement, right? Yes, but contracts of insurance क्या होता है, there is agreement, there is consideration. What is consideration? Premium. We are paying premium for against the indemnity of loss. So yes, consideration, that is premium amount is the consideration. Definitely एक में consideration है, एक में consideration नहीं है। Insurable interest, there is no property in case of wagering agreement, कोई property attach नहीं होती है। This is betting in another's life and properties. Yes or no? Yes. Insured party has insurable interest in life or property sought to be insured. Yes or no? Yes. यहाँ पे आपको वो चीज इंश्योर्ड करनी होती, उसके आपकी जो है वो रजिस्टर कराना पड़ती है, या तो मैं लाइफ के अगेंस्ट में इंश्योरेंस ले रहा हूँ, या तो मैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में इंश्योरेंस ले रहा हूँ, या तो मैं स्टॉक के अगेंस्ट में इंश्योरेंस ले रहा हूँ। मतलब जिस चीज का भी लॉस हो रहा है आप उसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी पे उस चीज को रजिस्टर कराते हो। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो एक में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, एक में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लॉसर हैज टू पे द फिक्स्ड अमाउंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। तो जो भी लूजर होगा, राइट, जो भी लूजर, लॉसर नहीं है, जो भी लूजर है हैज टू पे द फिक्स्ड अमाउंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, राइट। ओके, except life insurance, the contract of insurance indemnifies the insured person against losses. Yes or no? Yes. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ आपको रिबैक करके वो नहीं दे सकते, लाइफ गई उसके बेसिस उसके अगेंस्ट में आपको कैश मिल जाएगा दोस्तों, राइट। बट अगर आप स्टॉक इंश्योर्ड करते हो तो या तो वो क्या करेंगे, देखो, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइज द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट लॉस। यस और नो? यस। तो अगर उसका स्टॉक में लॉस हुआ है तो स्टॉक के बदले जो है उसको अमाउंट मिल जाएगा, राइट। या तो स्टॉक के बदले उसको जो है उतना स्टॉक परचेज करने की जो है वो वैल्यू उसको जो है वो मिल जाएगी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। इनफोर्सेबिलिटी, ये वाइड है इसलिए अनइनफोर्सेबल, ये वैलिड है इसलिए इनफोर्सेबल है। एक ये आ गया। प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम एज सच हम यहाँ पे नहीं देते, प्रीमियम यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, राइट। बट कौन करेगा, ऐसे तुक्के में प्रीमियम अमाउंट कैलकुलेशन नहीं होता, दैट इज एक्चुरियल। तो एक्चुरियल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क आर देयर। तो एक्चुरियल पर्संस होते हैं, वो एक्चुरियल वैल्यूएशंस करते हैं, इसके बाद जो वो प्रीमियम परसेंटेज जो होता है, कितना परसेंटेज अपन प्रीमियम आपसे लेना है, इतना रिस्क कवरेज है, इसका इतना प्रीमियम है, तो उसके बेसिस पे आपसे प्रीमियम करेक्ट किया जाता है। Public welfare, it is not a public welfare, yes or no? But yes, it is beneficial to the society. So these are the 7 points. देखो, जरूरी नहीं है कि ये 7 points हो दोस्तों, और दूसरे पॉइंट्स भी हो सकते हैं, राइट, आप ये कवर कर सकते हैं। बट जो भी पॉइंट होगा उसके बेसिस पे ही डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस क्या होगा, एक में है दूसरे में नहीं है, दोनों में भी है तो उसके बेसिस जो है वो अलग अलग रहेंगे। क्लियर नॉट क्लियर? यस। अब जैसे मान लो यहाँ पे आता है कि ये प्रीमियम की कैलकुलेशन की बात है, तो अगर मान लो फॉर द टाइम बिंग के लिए मैं ये बोलूँ प्रीमियम दोनों पे अप्लाई हो रहा है, से सपोज, राइट, तो एक में आपको वैल्यूएशन मेथड अलग होगा, दूसरे का वैल्यूएशन मेथड अलग होगा, ऐसा भी आप बता सकते हो। बट जहां पे नहीं है वहां पे जबरदस्ती बताने का नहीं है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 2 आता है दोस्तों, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड और वाइड। बेसिकली जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आपके इसी फॉर्म में होंगे दोस्तों, वैलिड है या वाइड है। एग्रीमेंट्स आर वैलिड और वाइड बिकॉज द टाइटल ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ इज कॉल्ड एज व्हाट, वाइड एग्रीमेंट। तो कौन सा एग्रीमेंट वाइड होगा, कौन सा एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा, इस तरीके से अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कहां से है दोस्तों, वाइड एग्रीमेंट से। नाउ पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है।
क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट नो एक्शन शुड बी ब्रॉट अपॉन इन केस ऑफ ब्रीच। आप एग्रीमेंट बना रहे हो और एग्रीमेंट में आपने एक क्लॉज डाल दिया है कि कोई भी एक्शन किसी के ऊपर नहीं ले सकते। और मैंने कल बताया था राइट कि अगर यहाँ पे क्या है, लीगल प्रोसीडिंग एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइड हो जाएगा। एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड एग्रीमेंट। तो दिस इज यस ऑफ कोर्स अ वाइड एग्रीमेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गई है, लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो एब्सोल्युटली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कल बताया था राइट, रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। ओके देखिए यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यस अच्छा ओके सो द एग्रीमेंट इज वाइड। और लीगल प्रोसीडिंग का सेक्शन कौन सा था दोस्तों, सेक्शन नंबर 28। देखिए क्या लिखा, दिस क्लॉज इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स बिकॉज इट रेस्ट्रिक्ट्स बोथ द पार्टीज फ्रॉम इन्फोर्सिंग देयर लीगल राइट। बट मैं बोल रहा हूं कि ये जो आईसीआई ने यहाँ पे रीजनिंग दी है दोस्तों, एक शब्द छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एब्सोल्युटली। तो रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स एब्सोल्युटली, क्लियर और नॉट क्लियर, यस। अल्टरनेटिवली आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे दोस्तों, चूंकि आप लीगल प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे दिस क्लॉज इन एग्रीमेंट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ राइट, किसी की आप लीगल संवैधानिक अधिकार को आप छीन रहे हो एग्रीमेंट के जरिए, तो डेफिनेटली जो है वो 23 में भी कवर हो जाएगा। पर चूंकि सेक्शन एक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता है, मैं आपको ये भी बोल देता हूं। तो बेसिकली दोनों सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं, बट यहाँ पे एक रूल है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में, दैट इज स्पेसिफिक प्रिवेल्स ओवर जनरल राइट। तो स्पेसिफिकली 23 में बहुत सारी चीजें कवर है, दैट इज प्रोविजन ऑफ लॉ। तो प्रोविजन ऑफ लॉ किसी भी तरीके से डिफीट हो सकते हैं राइट, यस। बट यहाँ पे सेक्शन 28 स्पेसिफिकली बोल रहा है कि इफ यू पुट रेस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग, तो लीगल प्रोसीडिंग में रुकावट डालना, ये जो है एक प्रकार का कानून को क्या करना, दैट इज पाबंद में लेना, दैट इज ये अपने आप में क्या है, ये एग्रीमेंट को वाइड करने वाला है दोस्तों राइट, ये। तो सेक्शन 28 यहाँ पे स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, हेंस सेक्शन 28 विल अप्लाई, क्लियर और नॉट क्लियर, यस। अगर आप 28 के साथ साथ 23 लिखते हो तो आपको एक चीज और लिख देना वहां पे, एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ देयर इज अ रूल कॉल्ड स्पेसिफिक प्रिवेल्स ओवर जनरल। सो सिंस सेक्शन 28 section talks about specifically for restraint in legal proceeding, and section 28 will be applied and the agreement becomes wide agreement, clear, yes. Okay, second point आता है, when two courts have jurisdictions to try a suit, एक केस है जो दो कोर्ट के पास जिसका जुरिस्डिक्शन है उसको केस सेटल करने के लिए, ओके, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, और एग्रीमेंट में होता है पार्टीज में, दैट द सूट शुड बी फाइल्ड इन वन ऑफ दोस कोर्ट्स अलोन एंड नॉट इन अदर। तो उसे चूंकि वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के दायरे में दो कोर्ट आ रहे हैं और दोनों कोर्ट के पास पावर है उस केस को सुनने की राइट। तो एग्रीमेंट में एक ने लिख दिया, वहां पे क्लॉज लिखा गया दोनों की सहमति से कि जो भी आपको कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस लेना है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल नहीं लेना है, बट मैं ये बोल रहा हूँ इस कोर्ट में नहीं लेना, सिर्फ इस कोर्ट में लेना है, बिकॉज इट इज कन्वीनियंट टू बोथ ऑफ अस राइट। तो फिर इस केस में जो है यस, एग्रीमेंट जो है वो वैलिड रहेगा, आपका एग्रीमेंट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्युटली नहीं है। द वर्ड एब्सोल्युटली इज इंपॉर्टेंट राइट, यस। यहाँ पे देखिए लिखा है, the agreement is valid, an agreement in the state of legal proceeding is the one by which any party that is restricted, क्या लिखा है दोस्तों, absolutely, clear। The word absolutely is very much important from enforcing his rights under contract through a court, a contract of this nature, अगर absolutely word missing है right, तो इस तरीके के जो contract है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, wide हो जाएंगे। However in the given statement no absolute restriction is marked on parties, तो चूंकि वहां पे absolute restrictions नहीं था तो फिर इसलिए इसको जो माना जाएगा valid माना जाएगा। I hope I am clear, yes। तो अगर absolute रहेगा, absolutely restriction है, 100% restriction है, तो फिर जो है वो वाइड होगा, और अगर 100% रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब आपने बोला कि इसमें नहीं करो इसमें कर लो राइट, मतलब मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, बस थोड़ा सा मना कर रहा हूं कि इसमें मत करना इसमें कर लेना, तो फिर ये जो वैलिड हो जाएगा। नाउ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, X offers to sell his Maruti car to Y. Y believes that X has only WagonR car but agrees to buy it.
ना इसमें क्या हुआ दोस्तों, जब इस तरीके का एग्रीमेंट बन रहा था, राइट, तो एक पार्टी के पास जो है अंडरस्टैंडिंग थी कि भैया मैं मारुति कार बेच रहा हूँ, एक पार्टी के पास अंडरस्टैंडिंग, इसके पास वैगनर आर कार है तो वैगनर कार बेच रहा है। मतलब दोनों के बीच में क्या नहीं था दोस्तों, दैट इज मिसिंग था। क्या मिसिंग था? एक तो कंसेंसस एड आइटम मिसिंग था, बोलो हाँ या ना। कंसेंसस एड आइटम मिसिंग था, क्लियर। और दूसरा आप बोल दो तो अनसर्टेनिटी थी, कंफर्मेशन नहीं था कि कार जो है मारुति कार है या वैगनर आर कार है, राइट, यस। तो आप बोल सकते हो अगर अनसर्टेनिटी आएगी मतलब वहां पे कंसेंसस एड आइटम ही मिसिंग हो रहा है, तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट विद अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 29 लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट विद अनसर्टेनिटी, राइट। अगर अनसर्टेनिटी है तो यस, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। पिक्चर क्लियर है? यस। थर्ड पॉइंट देख ले अपन, The agreement is wide as the two parties are thinking about different subject matters। आ गया? यस। तो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे क्या था, कार। अब एक बोल रहा है क्या है यहाँ पे दोस्तों, मारुति कार है, और एक क्या बोल रहा है, वैगनआर कार है। तो चूंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है तो रियल कंसेंट जो है यहाँ पे नहीं आएगा, एंड द एग्रीमेंट में बी ट्रीटेड एज वाइड बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब देखिए वर्ड यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है, ना ही फ्रॉड आ रहा है, ना मिसरिप्रेजेंटेशन, इट इज जस्ट सिंपली अ मिस्टेक। ना ही किसी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है और ना ही कोई इंटेंशन है सामने वाले को फ्रॉड करने का, बट यस आई एम कंफ्यूज, राइट, कि बाबा उसके पास वैगनआर है या मारुति कार है, बट चूंकि दिस इज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट है दोस्तों, यस और नो, और उसके साथ साथ एब्सेंस ऑफ कंसेंसस है, डेफिनेटली वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। मैंने बताया था मिस्टेक ऑफ फैक्ट बायलैटरल अगर रहेगा, बायलैटरल रहेगा तो वाइड एग्रीमेंट रहेगा। आई होप आई एम क्लियर, ये मैंने बताया भी था। तो दोनों को ही कंफ्यूजन है, यस और नो, यस। पिक्चर क्लियर? यस, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक्स अ फिजिशियन एंड सर्जन एम्प्लॉयज वाई। ओके, एक्स था जो फिजिशियन और सर्जन दोनों है, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वाई को एज एन असिस्टेंट ऑन अ सैलरी ऑफ ₹75,000। आप आ जाओ ऑफिस में और मुझे असिस्ट करो, ओके, पर मंथ फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, 2 साल के लिए। एंड वाई एग्रीज, एंड वाई ने एग्री कर लिया नॉट टू प्रैक्टिस एज अ सर्जन एंड फिजिशियन ड्यूरिंग दीज 2 years। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, जब ये बात कर रहा हूं मैं, यस और नो पे, यहां पे भी रिस्ट्रेंट डाला जा रहा है, बट रिस्ट्रेंट ऑन व्हाट, ट्रेड एंड प्रोफेशन, यस और नो। चूंकि फिजिशियन सर्जन की बात हो रही थी, यहाँ पे प्रोफेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भैया तुम जो है प्रैक्टिस नहीं करोगे ना। मेरी बात ध्यान से समझो दोस्तों, मैंने आपको सेक्शन नंबर कौन सा था, 27 शादी एंड देन दुकानदारी, याद है? तो शादी जो था वो 26 था, दुकानदारी 27 था, कोर्ट कचहरी 28 था, 29 था अनसर्टेनिटी, 30 था वैगरिंग एग्रीमेंट, राइट, यस। तो 27 में ये बोल रहा था कि भैया अगर कोई भी व्यक्ति जो है, ओके, ट्रेड या प्रोफेशन पे रिस्ट्रेंट डालता है तो वाइड एग्रीमेंट होगा। बट उसी 27 मैंने आपको बताया था कि अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा बोलता है, मेरी बात ध्यान समझना, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा बोलता है और जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल है इन द आईज ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, यस और नो, यस, तो फिर वो जो है वैलिड एग्रीमेंट रहेगा। अब यहां पे अगर देखो, रीजनेबल इन द सेंस ऑफ व्हाट, टर्म्स, रीजनेबल इन द टर्म्स ऑफ टाइम, रीजनेबल इन द टर्म्स ऑफ प्लेस, यही बोला था उसने, यस। समय एक लिमिटेड समय के लिए लिमिटेड प्लेस में अगर आप रिस्ट्रिक्शंस डालते हो, लिमिटेड टाइम के लिए आप अगर रिस्ट्रिक्शंस डालते हो, दैट रिस्ट्रिक्शंस इज वेरी मच एक्सेप्टेबल। बट अगर रिस्ट्रिक्शंस वो लाइफ टाइम है, रिस्ट्रिक्शंस एनीवेयर इन द इंडिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इस तरीके का है, तो फिर वो जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। बट इस केस में चूंकि पीरियड भी लिमिटेड है और जो है उसका सब्जेक्ट मैटर भी लिमिटेड है, कि आप बस यही प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, एज अ सर्जन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, बाकी अगर आपको दवाई की दुकान खोलनी है तो वो यू कैन डू दैट, राइट, बट सर्जन वाली प्रैक्टिस जो है वो आप नहीं कर सकते। ओके, समझ में आ गया, यस। और ये बोलते हैं कब तक, जिंदगी भर के लिए नहीं बोला, सिर्फ 2 साल के लिए बोला,
राइट। तो यस, तो सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है नंबर 1। इसके बाद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है इन द आइज ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ एज टू द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एज टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा दोस्तों। यही आपको रीजन भी देना है, द सेड एग्रीमेंट इज वैलिड। सबसे पहले तो ये आंसर फाइनल आंसर आ जाना चाहिए और उसकी रीजनिंग देते हुए आपको लिखना है एन एग्रीमेंट बाय व्हिच एनी पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल प्रोफेशन। क्योंकि ये लॉफुल प्रोफेशन है, यस और नो, यस, जिसे लॉ अलाउ कर रहा है एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट, टू वाइड हो जाएगा, बट एज एन एक्सेप्शन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस, ये देखो आ गया, एग्रीमेंट ऑफ सर्विस बाय व्हिच एन एम्प्लॉय बाइंड हिमसेल्फ, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एम्प्लॉय बाइंड हिमसेल्फ, फ्री कंसेंट दे रहा है वो, राइट, यस, बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इज द डिमांड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट, कि भैया आप ऑब्वियसली सामने वाले ने डिमांड किया होगा, राइट, तो एम्प्लॉय जो है अपने आप को बाइंड कर रहा है, ठीक है 2 साल के लिए जब तक मैं आपके पास हूं मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस जो है वो नहीं करूंगा, इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं करूँ, एंड दैट इज वेरी मच जस्टिस एज वेल, राइट, जस्टिफाइड एज वेल, बिकॉज यस डेफिनेटली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम अननेसेसरी कंपटीशन, दैट मच थिंग्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड दोस्तों। तो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज agreement not to compete with his employer is not a restraint of trade. Clear or not clear? Yes. So for the sake of avoiding the competition, for reasonable time, for reasonable thing, for reasonable subject matter, right, that is not called as restraint of trade. I hope I am clear. Yes. तो बस इतना सारा, इतना ही आपको रीजनिंग देना है, that is more than sufficient. Now question number 3 आता है दोस्तों, point out with reason whether the following agreements are valid or void. अब यहां पे बोल रहा है कमला promises रमेश to lend rupees 5 lakhs in lieu of consideration that Ramesh gets Kamala's marriage dissolved and he himself marries. देखो भाई साहब, शादी को रोकने की साजिश रची जा रही है यहाँ पे, और डेफिनेटली मैंने बताया था अगर कोई भी एग्रीमेंट आप शादी, किसी की शादी तोड़ने के लिए बनाते हो तो द एग्रीमेंट इज वेरी मच वाइड एब इनिशियो, तो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस, सोहन एग्रीज विद मोहन टू सेल हिज ब्लैक हॉर्स, ओके, काला घोड़ा बेचना चाहता है, अननोन टू बोथ द पार्टीज द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। नाउ जब आप घोड़ा बेचने वाले थे आपको भी पता नहीं था कि घोड़ा मर चुका है, वास्तव में घोड़ा बंधा हुआ था, घोड़ा मर गया किसी वजह से, राइट, और आप इधर पे लेन देन करने की बात कर रहे हो, तो ये जो लेन देन है ये वाइड रहेगा दोस्तों, वाइड एग्रीमेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे बी पॉइंट, एज पर सेक्शन 20 आपको याद हो अगर, यस, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मिस्टेक। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मिस्टेक, किससे रिलेटेड, एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, द मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हो रहा है, एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अच्छा वो मिस्टेक में मैंने आपको कवर करवाया था, याद करो अगर आप मिस्टेक वाला, राइट, मिस्टेक मैंने जब आपको बताया था एज टू फैक्टर ऑफ मिस्टेक, राइट, तो मैंने बताया था कि 2 चीजें होंगी, एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए और दूसरा जो है दैट इज यस उसका जो है एक तो एग्जिस्टेंस हो गया कि भैया वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो जिंदा होना चाहिए, क्लियर। अब जो जिंदा है, राइट, एग्जिस्टेंस की बात होती है, एग्जिस्टेंस एज टू व्हाट, ना ही सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस वो चीज जिंदा है, उसकी क्वालिटी, उतनी ही क्वांटिटी, वो सारी चीजें एज इट इज वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो चीजें अवेलेबल नहीं है दोस्तों, यस और नो, यस, तो फिर उसे जो है मिस्टेक मान लिया जाएगा। और दूसरा क्या था, पॉसिबिलिटी, भाई जो कर इम्पॉसिबल एक्ट तो वाइड एब एग्रीमेंट है, राइट, यस, तो पॉसिबल होना चाहिए, जो भी आप सब्जेक्ट मैटर दे रहे हो उसे करना या लाना या जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिस चीज के लिए भी, राइट, वो पॉसिबल होना चाहिए, पॉसिबिलिटी वहां पे होनी चाहिए करने की, इम्पॉसिबल एक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा सेक्शन नंबर 20। क्लियर और नॉट क्लियर, यस, क्योंकि दोनों को ही क्या हुआ, मिस्टेक हुआ। क्लियर और नॉट क्लियर, यस, पक्का। अननोन टू द पार्टीज, नोन होता तो फिर फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन में चला जाता, क्लियर है। अच्छा, नोन होता तो उसके साथ फिर ये देखा जाता अगर इंटेंशन है तो फ्रॉड होगा, विदाउट इंटेंशन है तो मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। आई होप आई एम क्लियर, यस। राम सेल्स द गुडविल ऑफ हिज शॉप टू श्याम। ओहो, समझ में आ गया होगा, गुडविल से, बहुत बढ़िया। ये कौन सा केस आ रहा है दोस्तों, 27 का केस आ रहा है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। मैंने वहां पे बताया था इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल, अगर आप गुडविल अपना बेच रहे हो, क्लियर, यस, तो उस केस में जो है वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं रहेगा।
क्योंकि आप गुडविल का जो गुडविल जब आप बेच रहे हो तो गुडविल की कंसिडरेशन के तौर पे कंसिडरेशन बोलता है रिस्ट्रेंट, याद आया या नहीं आया? यस, गुडविल में 4 चीजें कवर की थी ना, एक्ट टू डू और नॉट टू डू, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, फॉरबियरेंस और एब्स्टिनेंस फ्रॉम एक्ट, ये 4 वर्डिंग वहां पे दिए थे। तो यस, यहाँ पे आप कंसिडरेशन ही दे रहे हो कि भैया ये देखो मैं गुडविल का पैसा, तुम्हारे नाम का पैसा मैं तुमको दे रहा हूँ एंड एज अ कंसिडरेशन मैं चाहता हूँ कि आप ये बिजनेस यहाँ पे मत करो, राइट? रीजनेबल है यहाँ पे, मैं ये बोल नहीं रहा कि पूरी आप दुनिया में मत करो, अब यहाँ मत करो, मेरे मार्केट में मत करो, मेरे पास मत करो, दूर करो जब मेरे को कोई दिक्कत नहीं। यस, क्लियर नॉट क्लियर? यस, तो सी वाला पॉइंट आप देखें, वाइड एग्रीमेंट रहेगा एज पर सेक्शन 27, राइट? An agreement in restraint of trade is void. However, buyer can put such a condition on the seller of good will not to carry on same business. However, the condition must be, क्या होना चाहिए दोस्तों? Very very important. मैंने बोला पूरी दुनिया का कवर नहीं करो, हाँ उस पर्टिकुलर मार्केट में उस पर्टिकुलर चीज का आप जो है कंपटीशन क्रिएट मत करो, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। क्लियर? यस। डी आता है, an agreement between Prakash and Girish, there is a condition that there will no institute legal proceeding. Again वही आ गया, अगेंस्ट ईच अदर विदाउट कंसेंट, बिना सहमति के आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो। अगेन 28 नंबर पे आ जाएगा एंड देन ये वाइड हो जाएगा। सो वाइड एग्रीमेंट के आपको सेक्शंस याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, राइट? यस, 11 था, 20 था, 11 के बाद डायरेक्ट 20 आया, 20 के बाद 21 किसने? 21 था ही, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक। यस और नो? यस। ओके, तो यस वाइड हो जाएगा। रामामूर्ति was a citizen of India enters into an agreement with an alien friend. एलियन फ्रेंड याद हो, एलियन फ्रेंड मतलब ये कौन? कॉम्पिटेंसी की बात कर दी है दोस्तों। कॉम्पिटेंसी, वो जो वर्ड वहां पे था नॉट डिस्क्वालिफाइड, राइट? यस, फ्रॉम एनी ऑफ द एक्ट, और वहां पे वो बोलता है क्या? एम्बेसडर ऑफ एक्स स्टेट, फॉरेन एक्स स्टेट, याद आ गया। दूसरा बोलता है एलियन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो चूंकि ये एलियन फ्रेंड है और मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो डेफिनेटली जो है कॉम्पिटेंट है, 11 है, और दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? यस, क्लियर? यस, देख लें जरूर। Valid agreement, an agreement with alien friend is valid, but an agreement with alien enemy is void, right? And this is covered under section number 11. I hope I am clear. Yes, an agreement the meaning of which is not certain is void. Absolutely, ये 29 का आ गया, और जहां पे भी अनसर्टेनिटी रहेगी दोस्तों तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, तो एग्रीमेंट बेसिकली वाइड हो जाएगा क्या? 2 तरीके से, या तो अनसर्टेन हो, 2 शब्द है यहां पे, और कैपेबल ऑफ बीइंग अनसर्टेन हो। कैपेबल ऑफ बीइंग अनसर्टेन हो, ये दोनों वर्ड अलग अलग है। क्लियर? यस, दोनों ही केस में जो है दोस्तों कैपेबल ऑफ बीइंग अनसर्टेन। देखिए जरा, the meaning of which is uncertain, okay, an agreement the meaning of which is not certain is void, but where the meaning thereof is capable of being certain. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? capable of being uncertain. uncertain है तो void ही रहेगा, but अगर capable of being, दो uncertain but capable of being certain है तो फिर वो valid हो जाएगा। अब सर ये क्या होता है? not capable है, not certain but capable of being certain है। देखिए एक एग्जाम्पल, agrees to B sell B, A agrees to sell B 100 tons of oil। अब चूंकि आप 100 टन्स ऑफ ऑयल बोलो तो आई एम डैम श्योर इट इज अनसर्टेन, मुझे नहीं पता कौन सा ऑयल है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। पर यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी गई, देखिए जो ऑयल बेच रहा है वो कोकोनट ही सिर्फ बेच रहा है। क्या बोल रही है? कोकोनट ही बेच रहा है। मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ ऑयल बेच रहा है तो अनसर्टेन है, वाइड हो जाएगा। पर अगर मैं इसमें ये एक चीज बोल दूं कि बेचने वाला जो है सिर्फ कोकोनट बेच रहा है, देखो देयर इज नथिंग व्हाटएवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड, द एग्रीमेंट इज वाइड फॉर अनसर्टेनिटी, बट द एग्रीमेंट वुड बी वैलिड, हो सकता है वैलिड इफ ए वाज डीलर ओनली इन कोकोनट ऑयल, ओनली इन कोकोनट ऑयल। तो अगर सिर्फ कोकोनट ऑयल ही बेचता है तो ये डीम्ड है कि भैया ये जो ऑयल बेच रहा है ये कोकोनट ऑयल ही बेच रहा है, राइट? तो बिकॉज सच इट्स मीनिंग वुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। तो दो अनसर्टेन, क्योंकि स्पेसिफिकली नहीं बोला कि मैं कोकोनट आपको बेचने वाला, पर चूंकि मैं कोकोनट ऑयल ही बस बेचता हूं तो इसका मतलब है कि मैं जो बेचूंगा वो कोकोनट ऑयल होगा, तो दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन है। यस, इन दैट केस द एग्रीमेंट इज वैलिड हो जाएगा। क्योंकि इसने पूछा नॉट सर्टेन, इसने कोई केस स्टडी आपके सामने नहीं रखी है दोस्तों, तो जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं नॉट सर्टेनिटी से रिलेटेड वो आपको लिखने पड़ेंगे।
along with the consequences. Clear or not clear? Yes. तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो एक बार पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि जो है कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो इसी के साथ इजाजत दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बने रहिए और हमारे सेशन को आप देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। अगर कहीं पे भी डाउट है दोस्तों, समझ में आए तो भी कमेंट करिए, वो मेरे अप्रिसिएशन के लिए रहेगा, मेरे मोटिवेशन के लिए रहेगा। और जहां पे डाउट है, जहां पे कंफ्यूजन है, क्वेश्चन करते रहिए, मेरा आंसर जो है वो आपके मोटिवेशन के लिए रहेगा। क्लियर? तो दोनों को एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, सेशन को एंजॉय करते हैं और एग्जाम को फाड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ इजाजत दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।